पहली खबर पढ़ते हैं। कल लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और उससे पहले बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसी बाबत बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने आज आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों से अपने घर पर मुलाकात की। राजनाथ के घर बैठक के लिए आरएसएस के पदाधिकारी सुरेश सोनी और रामलाल पहुंचे थे। साथ ही इस बैठक में सौदान सिंह और बी सतीश भी मौजूद रहे। उधर दिल्ली में आरएसएस के दफ्तर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र भी पहुंचे। यहां उन्होंने संघ के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात की। बीजेपी नेता वरुण गांधी ने आज पार्टी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। वो गडकरी के घर मिलने गए थे और वहां आगे की रणनीति पर दोनों में चर्चा हुई। 24 घंटे बाद साफ हो जाएगा कि देश की सत्ता पर कौन विराजमान होगा। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए को बहुमत हासिल होगा या यूपीए की उम्मीदें न रहेंगी या त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति बनेगी, इसका पता कल चल जाएगा। कल चुनाव नतीजे आने से पहले आईबी ने अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में रिजल्ट आने के बाद सांप्रदायिक हिंसा की आशंका जताई गई है। 9 राज्यों को गृह मंत्रालय ने इस बाबत अलर्ट भेजा है और विशेष सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। आईबी के अलर्ट के मुताबिक यूपी के 30 इलाकों में चुनाव रिजल्ट के बाद खास एहतियात बरतने की जरूरत है। इनमें मुजफ्फरनगर, आगरा, बरेली, अलीगढ़, आजमगढ़, वाराणसी का विशेष तौर पर जिक्र है। आईबी ने बिहार में भी 18 जगहों के लिए अलर्ट जारी किया है। चुनाव रिजल्ट के बाद किशनगंज, कटिहार, गया, अररिया, सासाराम में विशेष सतर्कता बरतने पर जोर दिया गया। आईबी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई इलाकों के लिए भी अलर्ट जारी किया। तटीय कर्नाटक, हुबली, मैसूर पर विशेष नजर रखने को कहा गया है। साथ ही रिजल्ट के दिन यहां अर्धसैनिक बलों की तैनाती के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। चुनाव नतीजे के एक दिन बाद यानी 17 मई को बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचेंगे। मोदी का दिल्ली में भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। एक अखबार के मुताबिक एयरपोर्ट से अशोक रोड में बीजेपी दफ्तर तक फूल बिछाए जाएंगे। ये भी बताया जा रहा है कि मोदी जब 17 मई को दिल्ली आएंगे तो उनका ऐसा स्वागत होगा मानो वो पीएम बन चुके हैं। एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी दफ्तर तक मोदी का रोड शो होगा, जिसमें भारी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता शरीक होंगे। दरअसल 17 मई को दिल्ली में बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग भी रखी गई है, जिसमें मोदी शरीक होंगे। मोदी के आने पर बीजेपी दफ्तर में भी उनका जोरदार स्वागत होगा। इसके लिए बीजेपी कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए। 17 मई को नरेंद्र मोदी वाराणसी भी जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि वो वाराणसी में लोगों का शुक्रिया अदा करने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए यहां भव्य तैयारियां की जा रही हैं। 16 मई को चुनाव नतीजे देखने के बाद नरेंद्र मोदी वडोदरा जाएंगे और यहां एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। वडोदरा से लौटने पर शाम में नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में भी एक रैली करेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही बीजेपी समर्थक जश्न की तैयारी में जुट गए हैं। बैठक में जगह जगह एनडीए की सरकार बनने और मोदी के पीएम बनने के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टरों के जरिए मोदी को पीएम बनने की बधाई भी दी गई है। यूपी के कौशाम्बी में नरेंद्र मोदी की जीत के लिए विजय यज्ञ किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किए गए इस यज्ञ में कई बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। इलाहाबाद में मोदी को पीएम बनाने के लिए विशाल हवन का आयोजन किया गया। इस मौके पर तक्षक तीर्थ पीठाधीश्वर रविशंकर के साथ कई लोग मोदी के पोस्टर लिए नजर आए। मुजफ्फरनगर के शाहपुर में बने गोरखनाथ मंदिर के पास एक संत मोदी को पीएम बनाने के लिए 41 दिनों तक भीषण गर्मी में बैठकर तपस्या करेंगे। वो इस दौरान किसी से बात भी नहीं करेंगे। एग्जिट पोल में मोदी सरकार बनती देख वाराणसी के 80 घाट पर कई संतों ने नरेंद्र मोदी का बतौर पीएम राज तिलक किया। इसके बाद लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ हर हर महादेव का उद्घोष किया। एग्जिट पोल के नतीजों में मिली भारी बढ़त के बाद बीजेपी की मुंबई यूनिट जीत के जश्न की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए 4000 किलो लड्डुओं के ऑर्डर दे दिए गए हैं, जिन्हें बनाने का काम भी शुरू हो गया है। कई हलवाई इस काम में लग गए हैं। जीत की खुशी में बनाए जा रहे इन लड्डुओं की पैकिंग का इंतजाम भी खास है। ये लड्डू मोदी की तस्वीर लगे डिब्बों में पैक किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जीत की खबर पर मुहर लगने के साथ ही इन लड्डुओं से लोगों का मुंह मीठा कराने का काम शुरू हो जाएगा। एग्जिट पोल के नतीजों में बढ़त देखने और चुनाव नतीजे आने से पहले कल नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ नेताओं के साथ 5 घंटे महामंथन किया। गांधीनगर में हुई इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी और अरुण जेटली मौजूद थे। सूत्रों से खबर है कि कल की बैठक में मोदी ने राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और नितिन गडकरी से हर राज्य और hर सीट के हिसाब से चर्चा की। एग्जिट पोल में जो नतीजे आए हैं उस पर भी चर्चा हुई और ये तय करने की कोशिश की गई कि आगे की रणनीति क्या होगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल मोदी के साथ हुई बैठक में राजनाथ, जेटली और गडकरी ने नए सहयोगियों को लेकर भी चर्चा की। इन नेताओं ने इस बात पर मंथन किया कि अगर बहुमत का आंकड़ा नहीं आया तो क्या रणनीति होगी।
मीटिंग के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि 17 मई को दिल्ली में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में तय होगा कि संसदीय पार्टी की मीटिंग कब हो और कब नरेंद्र मोदी को औपचारिक तौर पर नेता चुन लिया जाए। बैठक बुलाकर हम ये तय करेंगे कि कब पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक बुलाई जाए ताकि नरेंद्र भाई को औपचारिक रूप से नेता के रूप में चुना जा सके। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि एनडीए अपने दम पर ही बहुमत जुटा लेगा और नरेंद्र मोदी ही देश के पीएम बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं ये दो टूक शब्दों में कि हर कीमत पर नरेंद्र भाई मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि 17 मई को पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में गुजरात के अगले सीएम के बारे में विचार होगा। ऐसे मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर आनंदीबेन पटेल का नाम सबसे आगे चल रहा है। कल गांधीनगर में मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के रोल को लेकर मंथन हुआ। लालकृष्ण आडवाणी के साथ मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज को क्या भूमिका दी जाए, इस पर चर्चा हुई। हालांकि आखिरी कोई फैसला नहीं हुआ। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने मीटिंग के बाद वरिष्ठ नेताओं की भूमिका पर खुलकर कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि जो फैसला होना होगा वो 17 मई को संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा। सूत्रों से खबर है कि आडवाणी को लेकर बीजेपी ने 3 विकल्प सुझाए हैं। बीजेपी चाहती है कि आडवाणी या तो लोकसभा के स्पीकर बने या एनडीए के संयोजक या फिर एनएससी जैसी समिति के अध्यक्ष। सुषमा स्वराज की नाराजगी को लेकर भी राजनाथ सिंह ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि सुषमा ने न तो कोई पद मांगने की बात कही और न ही वो नाराज हैं। सुषमा स्वराज ने भी नाराजगी से इनकार किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी से उनकी शिष्टाचार मुलाकात थी। चुनाव नतीजों से ठीक पहले आज कांग्रेस की अहम बैठक होने वाली है। बैठक में नतीजों के बाद मीडिया पैनल से कैसे रूबरू होंगे, इस पर रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही इस पर भी मंथन होगा कि अगर पार्टी हारती है तो राहुल गांधी को इसकी जिम्मेदारी से कैसे निकाला जाए। खबर है कि चुनावी नतीजे अगर अनुकूल नहीं आए तो अजय माकन पर गाज गिर सकती है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान चुनाव के दौरान मीडिया कमेटी से खुश नहीं है। यह भी खबर है कि आज होने वाली बैठक में संदीप दीक्षित को नहीं बुलाया गया। इससे पहले कल यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने पीएम मनमोहन सिंह को विदाई भोज दिया। इस डिनर पार्टी में राहुल गांधी शामिल नहीं हुए। राहुल गांधी के अलावा कई मंत्री और कार्यकर्ताओं ने आयोजन में हिस्सा लिया। 17 मई को पीएम का कार्यकाल खत्म हो रहा है। विदाई भोज समारोह में पीएम मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। साथ ही सोनिया गांधी ने पीएम को गुलदस्ता भी भेंट किया। इस मौके पर पीएम के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। राहुल गांधी के डिनर पार्टी में शामिल नहीं होने पर सवाल उठे हुए है। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने जब इस बारे में पूछा गया तो वो गोलमोल जवाब देकर नजर आए। एग्जिट पोल मोदी की सरकार बनने के संकेत दे रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी नतीजों को लेकर बेफिक्र दिखी। सोनिया ने कहा कि नई सरकार के लिए तैयारी पूरी है और कांग्रेस एग्जिट पोल से परेशान नहीं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को अपने विवादित बयान पर आज चुनाव आयोग को जवाब देना है। राहुल गांधी ने बयान दिया था कि अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं तो 22,000 लोग मारे जाएंगे। इससे पहले चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को सोमवार तक जवाब देने को कहा था, लेकिन सोमवार के दिन राहुल गांधी ने जवाब देने के लिए 5 दिन का वक्त मांग लिया, जिस पर चुनाव आयोग ने उन्हें आज तक यानी 3 दिन की मोहलत दी थी। उधर दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर अपने चुटीले अंदाज में नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। दिग्गी ने बीजेपी के अच्छे दिन आने वाले हैं लाइन को लेकर बयान दिया। फिल्म अभिनेत्री और मेरठ से कांग्रेस उम्मीदवार नगमा नतीजे आने से ठीक पहले मेरठ के ऐतिहासिक सरथना चर्च पहुंची। चर्च में नगमा ने मां मरियम से लोकसभा चुनाव में अपनी जीत के लिए प्रार्थना की। उधर बिहार में एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान भी नतीजे आने से ठीक पहले जीत की कामना लेकर पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। अगली खबर की ओर रुक करेंगे। विवादित बयान पर बवाल मचने के बाद गिरिराज ने अपना बयान थोड़ा हल्का कर दिया है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने देश में मौजूद कुछ आतंकवादियों को लेकर बयान दिया था। इससे पहले बोकारो कोर्ट से जमानत मिलने के बाद गिरिराज ने फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों में एक समुदाय विशेष के लोग ही शामिल होते हैं। वहीं गिरिराज सिंह ने अपने पिछले विवादित बयान को फिर दोहरा दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को पीएम बनने से रोकने वालों की जगह पाकिस्तान में है। विवादित बयान देकर फंसे गिरिराज अब इसका ठीकरा मीडिया पर फोड़ रहे हैं। गिरिराज सिंह के बयान पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं 6 ऐसे आतंकी मामले जानता हूं जिसमें संघ के कार्यकर्ताओं का हाथ है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा कि गिरिराज के बयान से जाहिर होता है कि उनकी मानसिकता किसी समुदाय विशेष से नफरत करने की है।
उधर जेडीयू ने गिरिराज सिंह के बयान को लेकर बीजेपी और संघ पर निशाना साधा। गिरिराज सिंह के बयान पर एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बुधवार को अलग अलग जगहों पर सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सीपीएम ने यह प्रदर्शन चुनाव के दौरान टीएमसी और सीपीएम के बीच हिंसक झड़प के विरोध में किया। यूपी सरकार ने चुनावी नतीजे आने के बाद निकाले जाने वाले विजय जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दायर पीआईएल पर आज सुनवाई होनी है। जनहित याचिका में वाड्रा की कंपनियों से जुड़े जमीन करारों की सीबीआई जांच अदालत की निगरानी में कराने की मांग की गई। राजस्थान हाईकोर्ट आज आसाराम की 2 अर्जियों पर फैसला सुना सकता है। आसाराम की ओर से दाखिल पहली अर्जी पीड़ित की उम्र संबंधी मामले की जांच खारिज करने के खिलाफ है। यौन शोषण मामले में जेल की हवा खा रहे आसाराम को एक और झटका लगा है। केस के अहम मोड़ पर उनके सबसे पुराने वकील जगमाल चौधरी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का मुंबई में बना आलीशान घर एंटीलिया दुनिया का सबसे महंगा घर है। 1 अरब से 2 अरब डॉलर के बीच निर्माण लागत के साथ ये दुनिया का सबसे महंगा मकान है। इसकी निर्माण लागत को देखते हुए फोर्ब्स ने इसकी तुलना अमेरिका में बने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से की है। मध्य प्रदेश में आईजी मयंक जैन के भोपाल में स्थित घर समेत 3 ठिकानों पर लोकायुक्त का छापा पड़ा है। बताया जा रहा है कि मयंक जैन के भोपाल और इंदौर में 3 फ्लैट, रीवा में नर्सिंग होम, 50 एकड़ जमीन और कई बैंक खाते और एफडी का खुलासा हुआ है। जैन के भोपाल स्थित घर से आधा किलो सोना समेत कई गहने और 16 प्रॉपर्टी कागजात मिले हैं। यूपी के आगरा में बीच सड़क पर एक कार अचानक आग की लपटों से घिर गई। देखते ही देखते और 16 प्रॉपर्टी कागजात मिले हैं। यूपी के आगरा में बीच सड़क पर एक कार अचानक आग की लपटों से घिर गई। देखते ही देखते कार से आग की तेज लपटें उठने लगी। कार मालिक राजेश यादव ने किसी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचाई। कानपुर के अनवरगंज इलाके में एक 3 मंजिला इमारत में बने कारखाने में भीषण आग लग गई। आग से भारी नुकसान की बात की जा रही है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब एक कर 100 से ज्यादा घर आग की चपेट में आ गए। खबर पाकर मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। मालदा में आग के इस तांडव के चलते जहां कई लोग झुलस गए, वहीं सैकड़ों परिवारों के सिर से आशियाना भी छिन गया। दिल्ली में आईटीओ फ्लाईओवर पर एक बेकाबू मारुति वैन ने सैंट्रो कार को टक्कर मार दी। दिल्ली से सटे गुड़गांव में पानी का टैंकर गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। शुरुआती जांच में इसे लापरवाही का मामला बताया जा रहा है। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में पति पत्नी के आपसी झगड़े में 8 महीने के मासूम की जान चली गई। दिल्ली के गढ़ी गांव में एक शख्स ने अपनी भाभी और भतीजे को घर में घुसकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी भाभी से रेप की कोशिश कर रहा था। विरोध करने पर उसने गला दबाकर भाभी और उसके बच्चे की हत्या कर दी। दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में एक कलयुगी मामा ने अपनी भांजी की गला घोंटकर हत्या कर दी। एमपी के रीवा में एक इंजीनियर ने अपनी पत्नी की दहेज के लालच में हत्या कर दी। आरोपी ने बाद में इसे खुदकुशी का रंग देना चाहा। दिल्ली के एक युवक की ईरान में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। युवक के परिजनों ने दिल्ली के एक इंस्टीट्यूट पर आरोप लगाते हुए कहा है कि लड़के नौकरी के नाम पर विदेश भेजा गया था। नोएडा सेक्टर 10 में एक युवक ने महज 8,000 रुपए के लिए अपने दोस्त की जान ले ली। बताया जा रहा है कि दोनों दोस्तों में 8,000 रुपए के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था। कानपुर के चमनगंज में बिजली चोरी के विवाद में चली गोली में एक शख्स की मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा में 9 मई को हुई कपड़ा व्यापारी की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया। व्यापारी की हत्या जमीनी विवाद में हुई थी। दिल्ली के करोड़बाग इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक हीरा कारोबारी से बंदूक की नोक पर 50 लाख के हीरे लूट लिए। दिल्ली में बीकॉम की एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि जिस लड़के से वो 3 साल से प्यार करती थी, उसने काफी दहेज मांगकर शादी करने से मना कर दिया था। हरियाणा के पंचकुला में पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जो एक प्रॉपर्टी डीलर पर रेप का आरोप लगाकर उससे 1.5 करोड़ रुपए की मांग कर रही थी। महाराष्ट्र के कश्मीरा में पुलिस ने एक लड़की की शिकायत पर उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। लड़की के मुताबिक आरोपी उसे शादी का झांसा देकर सालों तक उसका शोषण करता रहा। दिल्ली में पुलिस ने महिलाओं के बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। बुधवार को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले से पुलिस ने भारी मात्रा में बम बनाने का सामान बरामद किया। एमपी के सागर में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया। बिहार के हाजीपुर में पुलिस हिरासत में एक युवक की पिटाई पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस पर आरोप है कि उसने हिरासत में एक युवक की बेरहमी से पिटाई की।
बिहार के गया में जीआरपी ने एक एनजीओ की मदद से 17 बाल श्रमिकों को छुड़ाया। खराब मौसम के चलते केदारनाथ यात्रा 16 मई तक रोक दी गई है। पिछले कई दिनों से मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। कोलकाता में कल बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा की। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में कल बुद्ध जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। आईपीएल में आज एक मुकाबला खेला जाएगा। ये मुकाबला दिल्ली डेयरडेविल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा। आईपीएल 7 में किंग्स 11 पंजाब का दमदार प्रदर्शन लगातार जारी है। बुधवार को खेले गए मुकाबले में पंजाब ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हरा दिया। सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर किंग्स 11 पंजाब एक बार फिर पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर पहुंच गया है। बुधवार को खेले गए आईपीएल के दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया। सरदार सिंह हॉकी वर्ल्ड कप में इंडिया टीम की कप्तानी करेंगे। रुपिंदर पाल को उप कप्तान बनाया गया है। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी भारत की नई सरकार के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की है। मोदी की तरफ इशारा करते हुए लेबर पार्टी के सांसद जॉन स्पिलर ने कहा कि भारत ने अपने नेता को चुन लिया है। अमेरिका के एक कोर्ट ने ओबामा की हत्या की साजिश रचने और एक महिला की हत्या के मामले में जेम्स मैके नाम के शख्स को मौत की सजा सुनाई है। टर्की के सोमा शहर के कोयला खदान में हुए भीषण धमाके में मरने वालों की तादाद 250 तक पहुंच गई है। जमशेदपुर में माधुरी दीक्षित के फैन पप्पू सरदार ने धक धक गर्ल का जन्मदिन अपने अंदाज में मनाया। डायरेक्टर इम्तियाज अली ने मुंबई में अपनी सुपरहिट फिल्म हाईवे का डीवीडी लॉन्च किया। इस दौरान फिल्म के हीरो रणदीप हुड्डा और हीरोइन आलिया भट्ट भी मौजूद थी। अभिनेता अक्षय कुमार एक बार फिर निर्देशक नीरज पांडे के साथ काम कर रहे हैं। डायरेक्टर अमोल गुप्ता की हालिया प्रदर्शित फिल्म हवा हवाई की दर्शकों की सराहना मिलने के बाद वो इसके सीक्वल की योजना बना रहे हैं। राष्ट्रीय बात सुनने की अपने को आदत नहीं। ले पैक कर। चक्कर क्या है? दोस्त को